डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शनिवार को स्थगित चुनावी नतीजों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग चुनाव में किया गया होता तो इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। चुनाव आयोग के बड़े बड़े दावों के बावजूद उनकी नई चुनाव प्रबंधन प्रणाली इस बार विफल रही है। मतदान के 72 घंटे के बाद भी अभी तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रारंभिक परिणाम जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरिफ अलवी ने कहा, आज ईवीएम होती तो पाकिस्तान को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने पिछली पीटीआई सरकार द्वारा ईवीएम को लेकर छेड़ी गई लड़ाई को याद कर कहा, ईवीएम के लिए हमारे लंबे संघर्ष को याद रखें। ईवीएम में कागज़ के मतपत्र होते हैं जिन्हें हाथ से अलग किया जाता है। हालांकि इसमें प्रत्येक वोट बटन का एक साधारण काउंटर भी होता है। उन्होंने कहा कि अगर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता तो प्रत्येक उम्मीदवारों का योग मतदान समाप्त होने के 5 मिनट बाद ही उपलब्ध हो जाता। 10 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम फजल JUAIF ने सिंध के PS-22 निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी नतीजों में धांधली और बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। JUAIF नेता राशिद महमूद सुमरो ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे उम्मीदवारों को परिणामों में बदलाव करके हरा दिया गया। उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। रविवार को तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार 100 सीटों से आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी की बैठक के बाद वोट की पवित्रता की रक्षा करने के लिए देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। आइए अब हम यूएई में जो हिंदू मंदिर बन रहा है उसके बारे में बात करें। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ आस्था का बड़ा केंद्र अब यूएई में भी हिंदू परचम फहरा रहा है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को करेंगे। 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है और 402 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद है जिसे सद्भाव का गुंबद और शांति का गुंबद नाम दिया गया है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख ने 1997 में यूएई मंदिर में की कल्पना की थी जिसकी आधारशिला 2019 में रखी। 5 सालों में यह अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, वहीं आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का प्रयोग हुआ है। 12 समरण शिखर हैं जिसकी घुम्मट कहते हैं। 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमीरातों के प्रतिनिधि हैं। 25,000 पत्थर के टुकड़ों से इसे बनाया गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के चारों ओर 96 घंटियां और गोमुख स्थापित हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग उत्कीर्ण हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। इसी तरह भगवान स्वामीनारायण भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर में उनके जीवन कार्य और शिक्षाओं को अंकित किया गया है। भारतीय के अलावा माया सभ्यता, एस्टेक, ईस्ट इजिप्ट, अरबी, यूरोपीय, चीनी, अफ्रीकी सभ्यता को शामिल किया गया है। यूएई के मुस्लिम शासक शेख मोहम्मद बिन जायद ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दान की जहां मुख्य वास्तुकार कैथोलिक ईसाई है। परियोजना प्रबंधक एक सिख थे, संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध हैं, निर्माण कंपनी एक पारसी समूह है। मंदिर में गोलाकार, षटकोणीय जैसे विभिन्न प्रकार के खंभे देखे जा सकते हैं जो मंदिर को अद्वितीय बना रहे हैं। यहाँ एक विशेष स्तंभ है जिसे स्तंभों का स्तंभ कहा जाता है। इसमें लगभग 1400 नक्काशीदार छोटे स्तंभ बनाए हुए हैं। एक गुंबद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पौधे आदि तत्वों की नक्काशी के माध्यम से मानव सह अस्तित्व और सद्भाव को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करेंगे। वह आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। वर्ष 2015 के बाद से यह PM मोदी की यूएई की 7वीं यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय MEA ने शनिवार को बताया कि PM मोदी और राष्ट्रपति नाह्यान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित व मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति नाह्यान के निमंत्रण में PM मोदी दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। PM शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन भी देंगे। PM मोदी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का
14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। ये अब हम नाटो के बारे में बात करें। शीत युद्ध के बाद नाटो के 31 देशों के सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू करने के बाद अब ईरान, रूस और चीन एक जवाबी युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। ईरान ने कहा कि वो कुछ ही हफ्तों में चीन और रूस के साथ मिलकर नाटो के युद्धाभ्यासों के जवाब में शक्तिशाली सैन्य अभ्यास करेगा। ईरान की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा है कि यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मार्च के अंत से पहले होगा और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभ्यास का स्थान अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन पूरी संभावना है कि यह ओमान की खाड़ी में हो सकता है। ओमान की खाड़ी में ही पिछले साल मार्च में इन 3 देशों के नौसैनिक बेड़े ने एक अलग संयुक्त अभ्यास किया था। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार अन्य देशों को पर्यवेक्षक के रूप में इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। एडमिरल ईरानी ने कहा कि हम मार्च के अंत में पहले होने वाले ईरान, चीन और रूस के नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित करते हैं। यह अभ्यास पश्चिम के खिलाफ एक त्रिकूट की तरह काम करेगा। ठीक उसी तरह से होगा जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में नरक के द्वार की रक्षा करने वाले सर्बरेस करते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी, चीन के नेता शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पश्चिमी देशों से नफरत करते हैं। इससे पहले तीसरे विश्व युद्ध के संभावित खतरे के बीच शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा नाटो युद्धाभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 पूरे यूरोप में शुरू हो गया है। इसमें हज़ारों जहाज, लाखों विमान और 90,000 से अधिक सैनिक जमीन, समुद्र, हवा, साइबर और अंतरिक्ष अभ्यासों में भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि 32 देश संभावित रूसी हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो के अधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय कम हो रहा है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक, परिचालन और सामरिक स्तर पर तैयारी को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का आकार और महत्व बताया कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। यह रूस को एक स्पष्ट संदेश देगा और नाटो की तैयारियों को प्रदर्शित करेगा। नाटो के इस अभ्यास से चीन भी टेंशन में है, जो ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। आइए अब हम भारतीय फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करें। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन भारतीय बॉन्ड बाजार पर उनका भरोसा बढ़ गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बॉन्ड बाजार में लगातार निवेश कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल किए जाने और व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था के स्थिर परिदृश्य के चलते विदेशी निवेशक खूब निवेश कर रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इस महीने अब तक देश के ऋण या बॉन्ड बाजार में शुद्ध रूप से 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया है। इससे पहले एफपीआई ने जनवरी में बॉन्ड बाजार में 19,836 करोड़ रुपये डाले थे, जो 6 साल से अधिक समय का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। इससे पहले जून 2017 में एफपीआई ने बॉन्ड बाजार में 25,685 करोड़ रुपये का निवेश किया था। डिपॉजिटरों के आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयरों से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक निकाले हैं। इससे पहले जनवरी में उन्होंने शेयरों से 25,743 करोड़ रुपये की भारी निकासी की थी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजय कुमार ने कहा है कि शेयर और बॉन्ड में इस भिन्न प्रवृत्ति का मुख्य कारण भारतीय शेयर बाजार का ऊंचा मूल्यांकन और अमेरिका में बॉन्ड पर बढ़ता प्रतिफल है। आइए अब हम CNBC टीवी की रिपोर्ट भी जान लें। Rate movement. Foreign investment in Indian bonds hitting a 6-year high in 2023 after JP Morgan's decision to add India to the bond indices. Lata is here to wrap up the money market action for us. Lata. Yes, that's right. The flows of 68,800 odd crores is important because debt flows have actually been negative. There have been outflows for the better part of the last 5 years. The last time we got a very large number was 1.4 lakh crores way back in 2017. So this number is important. Now, the popular perception is that India got a lot of debt flows because of the inclusion of Indian bonds in the JP Morgan index starting next June. So it's a prospective inclusion. So some of the active FPIs could have, front run the impending incoming of more money. However, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।